हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए क्लास 6 जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला चैप्टर जो है भोजन यह कहाँ से आता है उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर सीटेट की एग्ज़ाम पास करना है तो एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो सीरीज वाइज पहले हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी, फिर उसके बाद 7 की, फिर उसके बाद 8 की कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे बताया गया, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, आज अपने घर में क्या खाया था पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? देखो यहाँ पे कुछ इसका मतलब नहीं, केवल यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे पहला क्रियाकलाप बताया गया है। जैसे क्रियाकलाप 1 दिया गया है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है जो इसका कुछ मतलब नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दोस्त का नाम पूरे दिन में खाए गए पदार्थों के बारे में। जैसे कि ये बताया गया विभिन्न खाद्य पदार्थ ये हैं, क्या विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, और बस यहाँ पे इनकी लिस्ट बनाना है। तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको नोट करना है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.1 में देख लिया है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जैसे कि एक पॉइंट तो ये याद करना कि जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को भी संगठक कहा जाता है, पदार्थों को ही संगठक कहा जाता है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग बस उन्हीं को नोट करना है आप लोगों को। जैसे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत के बारे में बताया गया है। सारणी जो 1.2 में सूचीबद्ध कुछ सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो खाद्य सामग्री जो है किससे किससे प्राप्त होती है? पौधों से, और हमें जंतुओं से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्रियाकलाप जो दिखाए गए हैं, जैसे कि क्रियाकलाप ये जैसे कि बताया गया कुछ पादप स्रोत यहाँ पे जैसे कि हैं, और कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि क्या हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों से स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये कुछ मतलब की चीज़ें नहीं हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो जैसे कि गाय भैंस के बारे में बताया, जैसे कि बकरी हो गई दूध देने वाली। उसके बाद जैसे कि ऊँट हो गया, अन्य बहुत से जानवर हैं। तो ये यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे जैसे कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या फिर काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे बताया गया सीताफल या फिर जो काशी फल, कद्दू के बारे में बात की गई है। तो उसका जो पेड़ होता है उसमें जो फूल होते हैं तो क्या किया जाता है? उसको पकौड़ी बनाकर खाई जाती है।
कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना, जैसे कि जो क्या है, कुछ पौधे होते हैं जिनके खाने योग्य जो भाग होते हैं 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, जैसे कि सरसों का जो बीज है उनसे हमें तेल प्राप्त होता है और उनकी पत्तियों का क्या किया जाता है, साग बनाने में यूज किया जाता है। अब जैसे कि बताया गया कि पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो जैसे कि क्या हो गया, एक सरसों का पेड़ होगा, एक केले का पेड़ हो गया। इनके क्या है, 2 से अधिक पार्ट खाए जाते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं, बस ये याद रखना है कि कौन कौन से पदार्थ यहाँ पे जो है जिनके 2 भाग खाए जाते हैं, जैसे कि सरसों हो गया और केला हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे अगला क्रियाकलाप बताया गया है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनसे कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। क्या बताया गया इसमें से, जो क्रियाकलाप बताया गया है कि इनको क्या है, भिगो करके किसी कपड़े में लपेट कर बांध के रख दीजिए और उनमें क्या जो सफ़ेद कलर की जो है छोटा सा जो बीज बाहर निकल आता है तो उसे क्या कहते हैं, वही क्या है, अंकुरण है। तो अंकुरित हो गए हैं तो बीजों को यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और उन्हें गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ये देखो यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है। अब जैसे कि क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा कि जो है अंकुरण जो है कैसे, अंकुरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होती हैं। अब देखो एक पॉइंट ये नोट करना कि जो मधुमक्खियों के द्वारा जो मीठा रस एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। और यह साल में कुछ ही समय तक क्या है इसमें से एकत्रित होता है, जो उनका छत्ता होता है। ये देखो यहाँ पे बताया गया है, ये उसका एग्जाम्पल दिखाया गया है मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद बताया गया जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर बकरी? फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है, यह पूछा गया यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया गिलहरी जैसे अखरोट खाती है। देखो गिलहरी क्या खाती है, अखरोट खाती हुई यहाँ पे दिखाया गया है। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति भी यहाँ पे करने के लिए बताया गया है। जैसे कि बताया गया है 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जैसे कि क्रियाकलाप जो दी गई इसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जीव जो है मांसाहारी या फिर कौन सा जीव जैसे कि शाकाहारी। जैसे कि शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, तो ये सब यहाँ पे लिखना है और इसका कुछ मतलब ही नहीं है।
अब देखो यहाँ पे बताया कि जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक थे, पढ़ना क्या था कि संगठक क्या होते हैं, पदार्थों के संगठक कहा जाता है। खाद्य पदार्थ जो खाद्य का मतलब क्या, जो खाने योग्य हो। मकरंद, जो मधुमक्खियों के द्वारा मीठा रस एकत्रित किया गया उसे मकरंद कहा गया। अंकुरित बीजों के बारे में आप लोगों को उनकी प्रक्रिया जानी। शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने जाना। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया, पॉइंट ऑफ फार्म बताया गया, जैसे कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे पहले टॉपिक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।